गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहला लेक्चर वीडियो लेक्चर की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग है। स्टूडेंट्स, ये एडवाइजेबल है कि इससे पहले, जैसा कि मैंने पहले मैसेज भेजा था, आप लोग बीएससी में जो भी आपके सिलेबस में था, ग्रुप्स, रिंग्स, उन सबको आपने होपफुली रिवाइज कर लिया होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग्स में मैं शुरू कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और प्रोडक्ट। एडिशन के लिए वो ग्रुप होता है, इनफैक्ट कम्यूटेटिव ग्रुप। और हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से मतलब होता है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई इज आइडेंटिटी। रिमेंबर, रिंग में एडिशन के लिए ग्रुप होता है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है एडिशन में वो एन इज इक्वल टू ए जीरो होगा, where n is least positive integer to satisfy this property. If na is equal to 0, अगर na 0 है for every a belongs to R, क्योंकि जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी वो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी, यहाँ na is equal to 0 फॉर एवरी a होना चाहिए। हमारा अभिप्राय यह है कि ए एलिमेंट का ऑर्डर 6 है, बी का ऑर्डर 9 है, सी का ऑर्डर 10 है, तो अलग अलग नंबर जो है अलग अलग एलिमेंट के ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ एन ऐसा होना चाहिए जो सब एलिमेंट के लिए सेम हो। फॉर एवरी पे नोट कीजिए, देन लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर इज डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। इसको हम रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हम बोलेंगे। नीचे मैंने लिखा है ऑर्डर इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक इज जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इस केस में हम रिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि रिंग जो है एडिशन के लिए ग्रुप है। अगर ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ऐसे केस में बोलेंगे कि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक जीरो या इनफाइनाइट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वो सबसे मेन चीज़ है कि आप जानते हैं कि रिंग में यूनिटी होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर यूनिटी है तो इट इज़ वेलकम स्टेप, क्योंकि उसी का ऑर्डर रिंग की कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। मान लीजिए 1 का ऑर्डर n है। ध्यान रखना, ऑर्डर की स्टडी हम एडिटिव ग्रुप के लिए कर रहे हैं, तो n1 इज इक्वल टू 0, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। n से छोटा इंटीजर हो नहीं सकता, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक n से छोटी नहीं हो सकती। मान लीजिए ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का है। हम na कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ए प्लस ए n टाइम्स ए हमने कॉमन ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ए नीचे आने n1 a इंटू जीरो, बाइनरी ऑपरेशन जीरो आ गया, यानी n इज इक्वल टू 0 आ गया फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R। अब पूरे के पूरे रिंग के लिए सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? वो 1 n ही, क्योंकि 1 के लिए n है तो n से छोटा तो हो नहीं सकता, तो n ही हम घोषित कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है। यानी किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए अगर उसमें यूनिटी है तो उसी का ऑर्डर हम देख लेंगे। अब हम उससे एक कदम और आगे जाएंगे, जिसमें कि हम इंटीग्रल डोमेन में आ रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन आपने होपफुली रिवाइज कर लिया होगा कि इंटीग्रल डोमेन में रिंग से सरप्लस दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए विदाउट जीरो डिवाइज़र, और यूनिटी भी एक उसकी कंडीशंस कंपलसरी हो सकती है, क्योंकि विदाउट यूनिटी रिंग जो है मोस्टली यूजलेस होते हैं। तो मान लीजिए ये पेज नंबर 3 पे आ गया। मैं एक नोट है पिछले उसका कि अगर ऑर्डर ऑफ 1 ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑर्डर ऑफ 1 जीरो और इनफाइनाइट होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ही जीरो और इनफाइनाइट हो जाएगी। इंटीग्रल डोमेन में हमें थोड़ा सा और इजीनेस हो जाएगी कि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर देख ले एडिशन के लिए, तो वही इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। मान लीजिए ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और उसका ऑर्डर n है, यानी n से छोटा इंटीजर ऐसा संभव नहीं है कि n इज इक्वल टू 0 शो करे। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, na को b से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आएगा क्योंकि na 0 है। अब इसको ज़रा एडजस्ट किया, n इंटू ए बी 0, ए बी प्लस ए बी n टाइम्स 0, ए कॉमन ले लिया, a इंटू एन बी 0, इंटू से मेरा मतलब बाइनरी ऑपरेशन से है, लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर वाला केस है, इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है। और ए नॉन जीरो है तो एन बी का जीरो होना कंपलसरी है, यानी अगर ए का ऑर्डर n है तो बी कोई अन्य एलिमेंट है तो एन बी 0 होगा। ए और बी के रोल को अगर हम आपस में बदल दें
तो अगर m का ऑर्डर m, b का ऑर्डर m है तो ma भी 0 आ जाएगा। एनी हाउ एन भी 0 आ गया तो ऑर्डर ऑफ b डिवाइड n। मान लीजिए b का ऑर्डर m है तो b और a के रिवर्स रोल कर दें, जैसा कि अभी मैं बता रहा था। तो m n को डिवाइड कर रहा है तो रोल रिवर्स करके n भी m को डिवाइड करेगा, इस तरह से n इज इक्वल टू m हो जाएगा। अतः ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b आ गया। यानी हमने एक अचीवमेंट ये लिया कि इंटीग्रल डोमेन में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन n का ऑर्डर या m का ऑर्डर ए और b का जो ऑर्डर n और m ले रखा है तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, उससे छोटा हो नहीं सकता। यही रिंग यानी इस केस में जो इंटीग्रल डोमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये जो n है इंटीग्रल डोमेन के केस में कंपोजिट नहीं हो सकता, इसको प्राइम होना चाहिए। यानी इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक जो है हमेशा प्राइम होगी। याद रखना फील्ड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन, कन्वर्स ट्रू नहीं है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होते तो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक भी प्राइम होगी। कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लीजिए n प्राइम नहीं है तो क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। n इज इक्वल टू m1 m2। m1 m2 की कंडीशन देख रखी है कि m1 और m2 ना तो 1 होंगे ना n होंगे, उनसे छोटे होंगे। m1 इज नॉट इक्वल टू 1, m1 इज नॉट इक्वल टू n, m1 लाइज बिटवीन 1 एंड n, सेम फॉर m2। मान लीजिए ऑर्डर ऑफ a n है, दिस पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है, तो अगर a नॉन जीरो है तो a स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, तो उसका भी ऑर्डर n ही होगा। तो नीचे लिखा है n a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, n की जगह m1 m2 लिख दीजिए, तो m1 m2 a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। हम जानते हैं कि na का मतलब e प्लस a n टाइम्स, तो उसको मॉडिफाई करके इसको इजीली m1a इंटू m2a 0 लिखा जा सकता है। इंटीग्रल डोमेन का केस है विदाउट जीरो डिवाइजर, या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों कंट्राडिक्शन हो जाएंगे क्योंकि m1 और m2 n से कम है और a का ऑर्डर n है। इसका मतलब वो जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। इसका मतलब ये प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइम। नीचे लिखा है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड भी प्राइम होनी चाहिए। ओनली फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ऑफ फील्ड, इस थ्योरम को भी आप जरूर पूरी कर लें, एग्जाम में आ सकती है। नीचे क्वेश्चन है, फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक निकालिए। एडिशन मॉड्यूलो 5, प्रोडक्ट मॉड्यूलो 5 है, नोट करना है। इसमें ये फील्ड है और ये 5 एनी एलिमेंट नहीं है, ये प्राइम है। यानी ये 7 के लिए भी बना सकते हैं, 11 के लिए भी बना सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, तो सीधी सी बात है, इसमें 1 है, फील्ड का केस है तो लास्ट में यूनिटी होनी चाहिए। उस 1 का ही ऑर्डर निकाल दीजिए जो कि साफ दिख रहा है कि वो ऑर्डर 5 होना चाहिए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगी। नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं हम, पेज नंबर 6, कि कोई भी जो फील्ड है उसका ऑर्डर, कोई भी फील्ड को मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, फाइनाइट फील्ड, उसका ऑर्डर प्राइम टू द पावर n होना चाहिए। प्राइम 2, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर हैं, यानी किसी भी फील्ड का ऑर्डर जो है 24 नहीं हो सकता क्योंकि किसी प्राइम की पावर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनाइट फील्ड जो है वो प्राइम होती है। अभी हमने फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के केस में देखा था। मान लीजिए ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड में है, हमने ये भी देखा था कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है और वही कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। लेकिन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इस केस में फील्ड एडिशन के लिए ग्रुप है, तो p डिवाइड ऑर्डर ऑफ f। मान लीजिए q कोई अदर प्राइम है जो कि ऑर्डर ऑफ f को डिवाइड करता है। कॉची थ्योरम ग्रुप थ्योरी में मैं बताऊंगा कि कोई भी प्राइम अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हर एलिमेंट का ऑर्डर तो सेम है, एवरी एलिमेंट शुड हैव ऑर्डर p, तो q इज इक्वल टू p होना चाहिए। यानी q इज ओनली प्राइम विच डिवाइड ऑर्डर ऑफ f। तो ऑर्डर ऑफ f को डिवाइड करने वाला एक ही प्राइम है p, तो f ऑर्डर ऑफ f की टाइप p टू द पावर n होनी चाहिए क्योंकि और कोई प्राइम डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी फील्ड जो होता है फाइनाइट फील्ड वो p टू द पावर n टाइप का होता है।
यूनिट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स। आर कोई रिंग है, एडिशन के लिए ग्रुप, कॉम्पिटिटिव, प्रोडक्ट के लिए दो प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मान लीजिए इस रिंग में यूनिटी है और कॉम्पिटिटिव है। अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट यू है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाता है, यानी वी एग्जिस्ट सच दैट यू वी इज इक्वल टू 1, तो ऐसे एलिमेंट को हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। यानी यूनिट एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 1 का इन्वर्स लिखा हुआ है 1 होता है, तो यूनिटी एलिमेंट इज ऑलवेज अ यूनिट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि हर यूनिट यूनिटी नहीं हो सकती, और वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत लोगों के होते हैं और यूनिटी तो यूनिक है, तो हर यूनिट यूनिटी नहीं हो सकती। एसोसिएट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, सपोज आर इज कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिट, तो मान लीजिए U1 U2 UN यूनिट्स है और ए कोई एलिमेंट है, तो इन यूनिट्स की हेल्प से हमने एलिमेंट्स बनाए हुए हैं U1A, U2A, U3A, U1A। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि ए से जनरेट किए गए हमने और यूनिट की हेल्प से, इनको हम ए का एसोसिएट बोलते हैं। तो ए के कितने एसोसिएट्स होंगे, जितनी डिस्टिंक्ट यूनिट्स होंगी उससे हम ए के डिस्टिंक्ट एसोसिएट्स पैदा कर सकते हैं। याद रखना, यूनिट ए इज ऑलवेज ए यूनिट, तो 1A यानी ए इज ऑलवेज एसोसिएट ऑफ ए, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1A, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर लिख दिया कि इस रिंग में यूनिटी है। आप समझ गए होंगे ए इज एसोसिएट ऑफ ए। हम कल के लेक्चर में ये प्रूव कर देंगे कि रिलेशन ऑफ एसोसिएट एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी हम प्रूव करेंगे ए इज एसोसिएट ऑफ ए। इफ ए इज एसोसिएट ऑफ बी, देन बी इज एसोसिएट ऑफ ए। इफ ए इज एसोसिएट ऑफ बी, बी इज एसोसिएट ऑफ सी, देन ए इज एसोसिएट ऑफ सी। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से हमें एक पार्टीशन मिलेगा। इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर का ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आप इसकी PDF जो ग्रुप में डाली गई है उसको ध्यान से पढ़ें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किस आवर्स में पूछ सकते हैं, 10:15 से 11:15 बजे तो मैं अवेलेबल हुई हूँ, मैं आपके ग्रुप में रहूँगा उस समय। और उसके अलावा भी अगर कुछ पूछना है तो ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, गुड डे।